हाय फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर यश केंजळे और मैं यश गदक्कर आप सभी को कारगिल विजय दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। कारगिल वॉर 1999 एक ऐसा हिस्टोरिकल इंसिडेंट जहां पर इंडियन आर्मी ने एक इम्पॉसिबल और टेरिफिक विक्ट्री को अपने नाम कर दिया। एक पेट्रियट और एक भारतीय इस दिन को हमेशा याद रखेगा। ऑन द ओकेजन ऑफ कारगिल विजय दिवस वी टीम यश आर हियर विद अ स्पेशल पॉडकास्ट बातचीत, जहां पर हम डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे डिफेंस एज अ करियर आप बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं, और अगर आप डिफेंस में ना भी हो तो डिफेंस के स्किल्स एंड टैक्टिक्स अपने करियर में इंप्लीमेंट करके ग्रोथ कैसे कर सकते हैं। इस पॉडकास्ट में आप डिफेंस को ओवरऑल 360 डिग्री से जानोगे और उसी के साथ साथ अगर आप डिफेंस एज अ करियर चूज कर रहे हो तो उसके एंट्रेंस एग्जाम आप आसानी से कैसे क्रैक कर पाओगे ये भी जान लोगे। सो वीडियो आखिर तक जरूर देखना। सो गाइज, आपने कारगिल वॉर के हीरोज के बारे में तो सुना ही होगा, कैप्टन विक्रम बत्रा, मनोज कुमार पांडे एंड मेजर राजेश सिंह अधिकारी। आज हम एक ऐसे ही हीरो के साथ बातचीत करने वाले हैं जो कारगिल वॉर का हिस्सा रह चुके हैं। A child with a dream to make a bomb to become one of the explosive and ammunition expert in the Indian Army. She was contributed a lot into the business strategy development, manufacturing and supply chain management in the area of the defense for about 2.7 decades. She also runs the Gyan Darshini Academy for the youth to train them about the defense. She have also played the active role into the corporate sectors. So let's meet Captain Asha Alagappa. सबसे पहले तो आपको पूछना चाहूँगा कि डिफेंस के बारे में आपको पता कैसे चला, मीन्स कब आप सबसे पहले इंट्रोड्यूस हुए डिफेंस को? एक्चुअली मैं जिस गांव को या जिस एरिया को बिलोंग करती हूँ, हमारे गांव में हर बच्चा जो पैदा होता है, अगर लड़का है तो वो फ़ौज के ही सपने देखता है। तो जब मैं पैदा हुई तो मेरे घर में ऑलरेडी फ़ौजी थे। मेरे दादाजी फ़ौज में रह चुके हैं, मेरे पिताजी फ़ौज में रह चुके हैं। तो बचपन में जो यूनिफॉर्म का जो वो रहता है, मैंने डैडी के साथ बैठ के ब्रासो किया है, जूते पॉलिश किए हैं डैडी के। तो पॉलिश और ब्रासो संडे को हमारी एक्टिविटी होती थी। ब्रासोज आर बेसिकली फॉर योर ब्रासेस एंड पॉलिश इज बेसिकली फॉर योर शूज। सो आई थिंक सिंस अ किड आई हैव प्लेड विद माय फादर्स किड्स एंड ऑल, यू नो। सो आई थिंक पैदा होते ही वो था हमारे उसमें घर में। सो कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं थी। ओके, सो मैम लाइक हर एक के लाइफ में एक इंसिडेंट होता है जो उसको ट्रिगर करता है कि हाँ मुझे डिफेंस में जाना है, और कौन से भी एक करियर को चूज करते हुए। तो आपके भी लाइफ में ऐसा कौन सा ट्रिगर पॉइंट रहेगा जो आपको लगा कि डिफेंस इज द करियर? एक्चुअली सब बच्चे सपने देखते हैं, तो मैंने भी बचपन में सपने देखे थे और मेरे सपने थोड़े अजीब थे और थोड़े अलग थे। सो मेरा पहला सपना था कि बॉम्ब कैसे बनता है, बनाते कैसे हैं, उसको यूज़ कैसे करते हैं और कहाँ फोड़ा जाता है, मुझे इसके बारे में जानकारी चाहिए थी। और जैसे सब घर में होता है, मेरे घर में भी मम्मी ने पिटाई करनी चालू की, लेकिन डैडी ने सपोर्ट किया। डैडी ने बोला कि नहीं, अगर बच्चा कुछ सोच रहा है तो हो सकता है कि उसका कुछ आगे हो। तो डैडी उस सपने को सराहते रहे और मम्मी पिटाई करती रही। सो वो दोनों एक्सट्रीम स्ट्रेच में खिंच करके अल्टीमेटली वो मेरा जिद्दीपना बन गया। एंड आई वॉज लिटरली वॉन्टेड टू गो इन टू सम एरिया विच विल टेल मी हाउ टू मेक अ बॉम्ब, हाउ टू यूज इट, हाउ टू फायर इट। So that was one incident. The second incident was I wanted to do para jump in uniform. So that was the second this thing. और तीसरा कुछ अलग था, वो भी अलग ही हटके था। So ये था कि tall, dark, South Indian should propose me in uniform. Okay. So ये सपना फौज में जाके ही पूरा हो सकता है। So कुछ ऐसा होता है लाइफ में कि जिसको हम पूरा करने की कोशिश करने की विचार रखते हैं, और अगर वो माँ बाप ने सपोर्ट नहीं किया तो वो कभी पूरे नहीं होते। और मेरी किस्मत अच्छी है कि मेरे पिताजी ने मेरे तीनों सपनों को सपोर्ट किया और आज मैं प्राउडली बोल सकती हूँ कि मैं अचीव कर चुकी हूँ तीनों सपने। ये वो तो अच्छी चीज़ है कि मैम फैमिली सपोर्ट करती है और आपकी फैमिली भी मिलिट्री से बैकग्राउंड से है। सो मैम बैकग्राउंड से है वो तो एक बहुत अच्छी चीज़ है कि वो आपको इंस्पायर करती है। तो और दूसरा ऐसा है कि कोई आपके रोल मॉडल या इंस्पिरेशन रह चुके हैं कि या डिफेंस में मुझे जाना है और इनके जैसे ही मुझे बनना है, ऐसा? सबसे पहले रोल मॉडल तो मेरे डैडी हैं। देन डैडी के एक फ्रेंड थे ब्रिगेडियर देशपांडे, ही वाज हिज कमांडिंग ऑफिसर। सो मैंने डैडी को और ब्रिगेडियर देशपांडे सर को यूनिफॉर्म में देखा था और उनकी नंबर 1 यूनिफॉर्म में देखा था। ब्रास चमक रहे थे, यूनिफॉर्म बहुत अच्छी थी। सो कहीं दिमाग में और कहीं जहन में वो बात बैठ गई थी कि यार अगर कुछ करना है तो यूनिफॉर्म जैसा ही करना है। बट मैं बात कर रही हूँ कुछ 40 साल पहले की। सो 40 साल पहले लड़कियों के लिए तो यूनिफॉर्म नहीं थी। फौज के अंदर लड़कियां केवल एफएमसी से जा सकती थी, एज अ डॉक्टर जा सकती थी, और डॉक्टर बनने का मेरा सपना कभी नहीं था। सो मुझे कुछ और करना था। बट जैसे जैसे बड़े होते गए और हम अपने जिद्दीपने में उतरते गए और कहीं ये लगा कि नहीं, इफ यू थिंक मे बी थिंग्स विल चेंज एंड देयर विल बी अ करियर वंस यू ग्रो अप, तो उस पर फोकस करते हुए
आगे बढ़ते रहे और डैडी का सपोर्ट तो था ही शुरू से। सो कहीं ना कहीं जब बड़े होते गए तब और ऑफिसर से मिले, बाकी लोगों से वो हुआ, तो मोटिवेशन तो था ही कि कोई बात नहीं, मेडिकल की कोशिश करो। पर कहीं ना कहीं अंदर लगता था कि नहीं, मेडिकल मेरा स्कोप नहीं रहने वाला है, सो मेडिकल की यूनिफॉर्म तो डालनी नहीं है। सो जब मैं कॉलेज करते हुए, कॉलेज फिनिश करके जब बाहर निकल रही थी, तो फर्स्ट एडवर्टाइजमेंट इंडियन एयरफोर्स का आया, उसके बाद इंडियन नेवी का आया और उसके बाद आर्मी का आया। तब तक मैं ऑलरेडी अपने यूपीएस की तैयारी कर रही थी। डैडी ने बोला था कि यूनिफॉर्म पहननी है और बारूद को देखना है तो केवल पुलिस में ही जा सकती हैं लड़कियां, तो तुम आईपीएस की तैयारी करो। एंड क्योंकि घर में था वो डिसिप्लिन और बाकी चीजें, सो पढ़ाई के ऊपर भी जोर दिया ही जाता था। सो फर्स्ट अटेम्प्ट में हैड क्लियर्ड माय प्रीलिम्स एंड आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर माय मेंस एक्चुअली यूपीएससी का। सो वो करते हुए डैडी ने पूछा था मुझे कि क्या करना है, लेकिन जब फर्स्ट टाइम आर्मी का एडवर्टाइजमेंट देखा, बड़ा सा होर्डिंग एंड ऑल दैट, so I went back to my dad and I said, Dad, I think olive green is going to be my choice. I am not going to pursue police uniform and no IPS. I will focus myself to army and I want to be wearing olive greens only. I think that was a turning point in life and everything started falling in place. I started focusing on my development and other things and all, preparing for interviews, other things and all. And in less than 1.5 years, I could focus, clear the exams and get into it. Okay. So ma'am, दैट वाज ग्रेट कि ये सुनने में कि मिलिट्री में मिस आपने जो एज ए डिफेंस जो चूज़ किया है आपका करियर, वो कितना ग्रेट है। तो मैम, जब आपका ट्रेनिंग हुआ था मिलिट्री में पूरा और जब आपने यूनिफॉर्म वेयर किया था, ये पहना था, तो सबसे पहले आपका डे कैसा था बॉर्डर पे जब आपने सर्व किया? पहली पोस्टिंग मेरी बॉर्डर पे नहीं हुई थी। जब हम लोग ट्रेनिंग एकेडमी में थे तो हमको पूछा जाता है कि कहाँ पोस्टिंग जाना है, तो मैंने लिख के दिया था कि मुझे पूना में पोस्ट नहीं करना क्योंकि मैं पूना की हूँ। और कभी कभी ऐसा होता है किस्मत से कि तुम नहीं चाहते हुए भी तुम वही पोस्ट हो जाते हो। सो आई थिंक गॉड वांटेड मी टू ब्लेस, आई गॉट पोस्टेड टू पुणे एंड माय फर्स्ट यूनिट वाज CFD खड़की, व्हिच इज नोन एज 2 आर्सेनल नाउ। एंड आई विल वेरी प्राउडली से कि दिस इज द यूनिट जहां पे मेरे दादाजी भी नौकरी कर चुके हैं, मेरे पिताजी, उसके साइड में एक वर्कशॉप है 512 आर्मी बेस वर्कशॉप, he was posted there in the base workshop also, and as a third generation I got posted to CFD Kirki in the same vicinity. So ये बहुत ही प्राउड मोमेंट था मेरे लिए जब I got posted to CFD Kirki, बिकॉज मेरे डैडी को पता था कि इस यूनिट के अंदर बहुत कुछ है। सो जब मैं यूनिट में पहुंची तो 21 दिन के बाद तुम रिपोर्ट करते हो, तो जब मैं पहुंची तो वहां पे ऑलरेडी 2 सीनियर लेडी ऑफिसर्स थी, उषा श्री मैम एंड किरण सिंह मैम, तो उन्होंने मुझे वेलकम किया। आधे घंटे तक इंट्रोडक्शन एंड वो सब खत्म हुआ। उसके बाद दे सेड कि गेट इनटू द मिलिट्री फॉर्म। सो उसका मतलब अब तुम्हारा रगड़ा चालू। सो देन दे टोल्ड मी कि यू हैव टू बी फॉलोइंग द नॉर्म्स एंड ऑल, और वो बताया गया एंड देन वी वर वेरी हैप्पीली कन्वर्सेटिंग एंड देन फर्स्ट डे वेंट ऑफ वेरी वेल। ओके, सो या गुड टू नो दैट। और एक मैम कि नेशन को, देश को ऐसा लगता है कि बॉर्डर पे लाइफ है जो सोल्जर्स की, वो वहाँ पे रह रहे, कैम्प कर रहे, तो वो उनके लिए, देश के लिए तो लगता है कि वो एक पल भर के लिए सोचते हैं कि ये बहुत अच्छा है कि उनको जो सर्विसेज मिल रहे हैं, लाइक मिलिट्री के लिए जो स्पेशल कोटा होता है, बट बॉर्डर पे जो सोल्जर्स की लाइफ जो होती है वो कैसे सर्वाइव करते हैं, तो उनके बारे में आपका क्या कहना है, कैसा वो सर्वाइव करते हैं? एक्चुअली सिविलियंस के लिए ये एक ऐसा सवाल है जो वो सोच भी नहीं सकते। बॉर्डर के ऊपर ना हमारे पास रहने की अच्छी जगह है, ना खाने के लिए अच्छा खाना मिलता है, और ना बेसिक एमिनिटीज जो आप लोग शहर में महसूस करते हो वो मिलती है। सो बॉर्डर इज बेसिकली अ प्रॉपर बॉर्डर। जंगल के अंदर कटआउट्स होते हैं, बंकर्स बने हुए होते हैं, एंड बंकर इज जस्ट मिट्टी का वो बना हुआ कमरा होता है एक, इट इज नॉट इवन सीमेंटेड मेनी टाइम्स। सो उसके अंदर आपको अपनी लाइफ स्पेंड करनी होती है। बट इफ यू आस्क अ फौजी विल ऑलवेज से कि आई वुड लव टू सर्व द बॉर्डर्स, because there is the actual area of military activities that you are doing and you get 200% satisfaction there. In peace most of the time आप administrative काम कर रहे होते हो और बाकी की जो administrative responsibility होती है वो अफसर के ऊपर बहुत ज़्यादा आ जाती है। तो your job satisfaction जो बोलते हैं हम, 100% जो मिलता है वो तुम्हें केवल फील्ड में और बॉर्डर्स पे ही मिलता है। The true military satisfaction comes there. So for me, my postings were fantastic and I have loved my tenures of my border and field tenures, and it was very, very satisfying because that is the area truly where you are putting your heart and soul to become a true soldier. So I think that is very satisfying. Though the amenities and other things is nothing, it is bare nature. You are in the hands of nature and nature blesses you, you survive there. That's it. So ma'am, आज तो कारगिल दिवस है, तो मुझे वो जानना भी बहुत एक क्यूरियोसिटी है कि
कारगिल वॉर जो हुआ था आपके लिए, आप तो वो वॉर के विटनेस थे, तो आप बताइए कि कारगिल वॉर में लाइक आपका कंट्रीब्यूशन जो था उसके बारे में कुछ। एक्चुअली कारगिल वॉर जो हुआ था वो नॉर्दर्न सेक्टर पे हुआ था, अगेंस्ट द बॉर्डर्स ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान. पाकिस्तान के कुछ आईएसआई एजेंट्स हमारे देश में घुस चुके थे एंड दे infiltrated the area of our own territory, and that was a challenge which we, most of the Faujis and the political leaders took. They said कि till and until you don't cross the border, it is well and good. Proxy war was different. They got into Indian territory and they occupied the areas. So it was an open challenge for our country and we went on for an open war with them. We said कि कम से कम हमारी जमीन पे तो आप नहीं रह सकते. So इसलिए हमने उनको अपनी जमीन से खदेड़ के निकाला है. I think for that war was very important. Everything else was failing, and Pakistan has been into proxy war for last 4 decades, and this was a much bigger infiltration which they did. They tried to occupy our areas, and that was a challenge. And then the political leaders and the defense stood together and we fought that. That was an open war for us, and we declared a war against the infiltrated people who went into the country. So it was an open war. It was happening in the northern sector. There are the equipments and other things which need to be put there. We were also handling a very important artillery gun, which is one of the most versatile guns used in the country now, which is Bofors. Okay. So there are various ammunitions of that which is spread out in the sectors. So there was a time when they wanted some of the very important elements of this gun, which was there with us, and I was posted in northeast sector in 17 Div. That was the area which was called on to supply the very important initiator for this gun ka fuse, and then we were given a chopper and we were told to put it in the chopper, and it was airlifted and brought to the battle zone. So that is how we were involved in that. So that is we take a lot of pride in saying that ki we were directly involved in the war, not being in the northern sector, but also the equipment that is required. Okay. War is not won by men, it is won by the complete supply chain. If when you need something, it is there in the right time at the right place, I think you create a impression of winning the war. And we got all the equipment and men in the right spot, and that is how we were able to win over the so-called enemy attack which they were planning to do. So that is a very important, crucial moment for a country to win over. You have to keep the surprise element with you. You have to keep the complete supply chain in the pipelines, and it has to be ready at the right spot, at the right location, at the right time. So that was a very crucial phase of our situations. So we were able to provide everything at the right spot whenever it was required, and that is how we could win over our so-called enemies, and it was a situation which we were great. It was a great victory, and kudos to the Indian Army. So yeah, it was like Kargil war was a great victory. So like, is there any another war? Means like most of the people don't know. They only know the people like what the media shows. Actually, the Kargil war was a great victory. So I just wanted to know: is there any other war for that you was witness and it was not like shared before? See, I am only 50 years. The war which have happened, then I was a kid. Okay. So I personally have not witnessed, but my father has been participating in these battles. Okay. He's already participated in 65 war and 71 war. And my father is also a war wounded soldier, so he has a wound medal already with him. Similarly for my grandfather also, he has been part of World War I, World War II and all. So we are that generation old. So that's how I say ki I am third generation in the army. Yeah. So I have heard about these stories about wars, and we take a lot of pride and valor in justifying that ki yes, we were the one who were standing there as soldiers to protect the country. My father has also gone out of the country to Fiji and other places to fight battles for the British government. Okay. And that has been the part of the family, and we definitely feel different and elated when we talk about wars. So the story of war is not that ki the soldiers are fighting and you're sitting behind. For us, it is one of our family member is there in the war and you're waiting for them to come back safe. So I think that is the story of participating in the war truly. Thank you for that. So I wanted to know that after the post-retirement of the defense, so आपने क्या ऐसे ventures किया था after the defense? Actually, when I got into Fauj, हमारे लिए Fauj was just an experiment for the government.
and for the soldiers. So we were taken in only for 5 years. But the moment I realized that it is only 5 years, we started questioning the system. And there were seniors who guided us well, and they said you can go ahead and apply statutory complaints, go to the court, file your cases, there will be hearings happening. And what initiative we took then, it took 29 years for the government to give us permanent commission, which we got just last year. So in 2021, we got the permanent commission for women, and that's how the doors of NDA opened for girls. So the government had planned only 5 years for us, and they had told us that we'll go out. So, but we started winning over the cases. 5 it became 10 years, and then in the 10th year closing in, we again went to the courts and we told them that this is not the way. They gave us another 4 years. And after 4 years, most of the girls were told to go home. We did not stand there. We did not stop there actually. We again went to the Supreme Court. By then the case has already gone to Supreme Court. And then Supreme Court helped us to win over the case. We said that there is a disparity. Whatever was said that men and women are equal, I think that was not given. Equal justice was not given. I think that's how we win over in the Supreme Court, saying that when we wear the same uniform, we get the same salary. Why don't we get the same pays and perks and the number of years of service? And we were actually doing a much better job than most of the male officers are doing. Like if I talk about my own self, 10 years of my service, 4 years initially as a logistician, I think we have done a lot of bigger activities. I have done the quartermaster audit of complete div in 17 div where I was posted in Gangtok. We were able to produce 100% results for clothing equipments, all the materials and equipments that were supplied by ordnance unit. We got a commendation card for the company, for my unit, and my CO also got a commendation card. So that speaks volumes that we have been working in this area much better than many other male officers. As a human being, I take a lot of pride in my activities. And when I was posted in CFED Kirki, we got our ISO 9000, and it was the first unit which got the certification of ISO 9000. And we have sat down and made operating procedures, activities, lot of things we have done as youngsters in the unit. Because the saying goes that running around in the unit is done by the youngsters. And we were grilled, day and night we worked for it, and we got that as a first unit to be ISO 9000 recognized in this 4 years. As an ammunition officer, when I got posted to my unit, which is in the northeast again, it was an ammunition depot where I worked for more than 2 years. I broke all the records of men. I think I cleaned up the ammunition for last 20 years. My name was again recommended for a commendation card, and the commendation card went on to the GOC, but maybe it got delayed to some reason. So I was not given that, but definitely appreciation was there. Lot of work has gone into it as a human being. So I take pride in saying that wherever, whatever I have done enough for the people to recognize and feel good about it. So that continued even when I hung my uniform in 2004. I have been working in defense vertical for last 2 decades, and I have been motivating a lot of students to take defense as a career, because there is nothing better than wearing a uniform. And then once you wear a uniform, you will, once a Fauji, always a Fauji. I think I take a lot of pride in telling people कि यार एक बार तो देश की सेवा करके देखो, उसका अहम क्या होता है वो तुम्हारे खून में नहीं तुम्हारे दिल में उतरता है. I think that is where you need to put your efforts. All youngsters should proudly say that कि पहले देश सेवा बाद में दूसरा काम. So I have been motivating most of the students. I have helped most of the students to join defense services as officers. That's a niche area. The difference is if you join as a Jawan, you get paid 35 to 40,000. But if you join defense as an officer, your salary package is 3.5 to 4 lakh rupees a month. So why not? Why look for a small salary package? You should look for the bigger salary packages. And it gives you a lot of pays and perks which comes with the uniform and the rank that you wear. People are respecting the rank, not you. So I think it takes a lot of pride in showcasing your rank, which is given by the president. And once you have the rank on your shoulder, it continues to go with you till your death, So that's it. Actually, so it's a great that you motivate the youth to make a career into the defense. Absolutely. That's great, so that youth will also get to know that what is the nation means, like how the soldiers survive in the border, or it may be in the defense or any other sector. So ma'am, just I wanted to know, like, as you have played the active role in for the petition that was filed for the female trainees who were into the NDA. So like there may be also an incident that inspired you, that how you have taken the female trainee into the NDA. So like there may be an inspiration behind that. So actually when we were joining, it was only short service commission for us.
and we went to a training center called Officers Training Academy, Chennai, and we did our training there, and that is how we got commission. So like I said, when we got commission, it was only 5 years which were given to us. Okay. So we fought, we got another 5. So then while doing that next 5 years tenure, and when the time was nearing, before that only we realized we need more. So we again fought for the balance. So another 4 was given to us. But when we got this 4 years and we were told to go with the golden handshake, okay, Forge is not for you. Some of us will continue to still fight. And then that's what we said, ki no, there is a disparity, we want permanent commission. And then when we won over the case, and that's how the doors of NDA opened for most of the girls. And we were like very few in numbers, we were hundreds when we joined. When I joined, there were only 100 ladies who were commissioned in the army, because that's how my number is 115. So the number speaks about the number of lady officers before you. So my number is WSCS 00115N. So when I say there were only 15 ladies who were before me. So now the number is already increased to few thousands. So that is how we are creating an impression, we are creating an impact, and we are letting the men know. Forge has always been a male chauvinist world, where they did not wanted females to come and command. But now the scenario is changing. The ladies are now taking commission. My own batchmate has become a full colonel. She's already commanding a unit in, border area, almost in the border area. She's posted at Kargil now. She's in the 3 Div, which is in the northeast sector, topmost. 3 Div is basically in the northern sector, and she's commanding a regiment in the highest level of the heights and all, and she's doing a much better job. No, great. That means like being a female and also being a Yes. in the army. I know that you will not lose that fought also Absolutely. the case and all. So yeah, first of all, congratulations for that also. Thank you. And thank you for that. And ma'am, I wanted to know that as you have said that business strategy and the development of manufacturing and the supply chain management have been a big hand into this defense. So I just wanted to know that how it helps in sales and marketing. The defense helps in marketing Yeah. to the nation, means like. So actually all this new concept which are coming up, ISO 9000 series, 14000 series, OSHA series, all this. So this has already been there in the defense. We didn't want a branding and we didn't want a certificate. Following things with discipline, rule, agility and your perseverance has always helped defense. Like I would like to ask you, has there ever been an accident, road accident in the military area? No. Has there been a disciplinary case? No. Has there been a robbery or a dacoit? No. Because we know that we have to follow some norms, and we learn these from seniors by only observation. It is not drilled into your head. It comes as a part of the curriculum. And the moment you are groomed, you know that the smallest vehicle will be running on the extreme left of the road. But you don't see that today on the traffic. The smallest vehicle would be trying to run on the extreme right, and that's how most of the accidents happen. The youngsters don't know when while they are driving, they are using phones, they are using lot of things, and your earphones which you tuck it into your ears and continuously talking to people, that's the biggest disturbance. But in Forge, you know there is a right place for a right job, for a right thing to be done at the right time. So as a discipline, we have been following that. एक टाइम पे एक ही काम करना है, और जो काम करना है 100% फोकस से करना है. So failure तो होगा नहीं. So all these things which are jargons that you see in the society today, this is definitely there. The international globalization has led to a lot of certifications and all. And that is how I think we as military people, it doesn't become difficult for us to get into that norms. Because what is it? It's following a rule, a particular pattern at the particular time, particular documentation and particular standing operating procedures. I think we all have been doing it in the army. So it is not a new game for us. It is just that you give a jargon name of say 9000 series, 14000 series, OSHA series, whatever. So if you're disciplined and you know what has to be done when, I think we've been doing it already. So for a disciplinary person coming out from a defense and walking into the aura of corporate world, it is not much of a difficult thing. You have to just understand the norms and all and follow the codes what they give. Okay. The numbers what is there for a particular type of job. You just need to understand the curriculum and then just follow it religiously. I think it becomes easy for a defense person to start following that in the civil area. But for civilian, this is completely new setups and new things, because in civil I think people were not able to follow a rule and they were not able to justify transparency systems. There were two different books, red book and black books. Most of the industries were using it.
सो दिखाने वाला एक अलग बुक होता है और करने वाला एक अलग बुक होता है, बट फौज के अंदर ऐसा कुछ नहीं है। यू प्रीच वॉट यू फॉलो योर सेल्फ एंड देन यू गो एंड टेल द प्रिंसिपल्स टू अदर्स। दैट हैज बीन द बेसिक नॉर्म्स ऑफ आर्मी एंड दैट्स हाउ वी टेक लॉट ऑफ प्राइड इन सेइंग दैट कि अगर मुझे आता है तो मेरे जवानों को आना चाहिए। एंड दैट्स व्हाट, इफ एज अ लीडर आई नो my company will follow it and my team or my employees will definitely follow it. So it was very easy for us to implement all these jargons in the civil world, and we have been doing it very religiously. Wherever I have gone, most of my companies have been having ISO 9000 series, 14000 series, 19000 series and OSHA series, and we've been very enablingly helping the employees also to follow it. When you follow it yourself, your team will automatically do it. It's a matter of understanding. It's a matter of feeling how it is supposed to be done. And then the moment you know it has to be showcased absolutely with transparency, and then people start taking pride in that, and it becomes a habit and it becomes a way of living then. I think once Forge is not about wearing uniform and hanging it once your service is over. It has to get into your heart and soul. It's a way of life. And if you feel good in the way of life, I think you continue to do that. Uniform is just a piece of cloth that you don't wear it anymore. But being a Fauji, I think once a Fauji, always a Fauji. So you continue to serve the country in doing various activities that way. I think that is a much bigger message that I would like to convey to people. No, thank you for that. Actually, now I got to know that how the Indian Army is trained into totally into all the market of the marketing, sales, and how they It's part and parcel of your job actually. And that's the reason that being in the Indian Army, you get the victory in all the, like wherever you go, means in whichever the field. It's not always win-win situation. We do also have, we have also had failures, other aspects. But what we do after failure is the retrospection, the debriefing to understand where what went wrong, learnings from your experience of failing in a battle or failing in an activity or failing in a project, so that the whole team understands, okay, no worries, we have failed, but can we take it up from here to a different level now? We understand the norms where we have failed, and we immediately take it as as a reaction to that, and we learn from that, and we say, okay, now that we have had this, can we take it up to a different level? And the growth that happens is a much deeper growth. I think that realization has to happen in civil also. I think that is what is part of corrections that we do. And in corporate also, most of the corrections happen that way. If you document it, learn, and then tell yourself, okay, there is a step ahead. Failure is the first step to success actually. Yeah. So we don't say that we have always created win-win situation and we have won battles. We have had failures also. That is how training comes in place. Whenever you are sweating in peace, I think you bleed less in a war time. That is how we continuously put ourselves in a battle zone. Training periods are the battle zone periods for us. Training battle zones are much bigger achievements for us, because that is the area which will help you to go in the real battle, and you are prepared for real battle. Once you wear uniform, you know that there has to be a training period, and you have to continuously practice for the actual battle which you don't know when will happen. So this does not happen in civil. In civil, lull period is okay, shanti, aaram karo. You should not think like that. There is a daily mundane activities, there is a daily routine which you religiously have to follow. You have to tell yourself that no loss should happen, no defect should happen in the company. Like this Okapoka Japanese concept which are coming in now. So you have to correct the fault at the point of manufacturing and at the point of the different levels of it. That is how these series have come in, Six Sigma and all this. And lean management, whatever is coming in, is you have to catch the fault when it is happening. It is not at the final stage of inspection. It is too late then. And too much of man hours and too much of production line is disturbed. If you can catch it at the moment when it is happening, I think you have done the major defect repair there. So that is how these norms are coming. Everybody has to be responsible. Every link in the production line, every link in the management line, every link in the sales line is so damn important. You have to be to the job and to the point you have to work. What more can you produce? One more part that you can produce, one more correction that you can do, and highlight it. Mention it to your team members. This is what I feel can rectify the system and help us to improve. I think that noticing at different levels can really take you to a much higher level of production. And in overall concept, you've done a much bigger job for the company. A small job done at a small level, I think, can create a much bigger impact for the whole company to showcase that. I think that is a much bigger
connection that we need to have. So only then the improvement happens basically. सो लाइक मैम ऐसा होता है कि देश के जो यूथ हैं वो सारे उनको डिफेंस क्या है एक्चुअल में और डिफेंस के बारे में एक प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिला है अभी तक, तो वो बहुत सारे ऐसे लैक ऑफ नॉलेज ऑफ डिफेंस उनको होता है, तो वो बैकआउट कर जाते हैं कि डिफेंस को एज अ करियर चूज करने के लिए. ओके, तो उनको एक प्रॉपर गाइडेंस मिले और उनको ऐसा लाइक वो कैसा प्रिपेयर करे डिफेंस के लिए, तो उसके बारे में. यस, दैट्स अ वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन. एक्चुअली आज का जो यूथ है उसको लगता है कि डिफेंस एंट्री बहुत डिफिकल्ट है, बट लेट मी पुट इट वेरी क्लियरली. डिफेंस के अंदर 99% वाले बच्चों को आने की जरूरत नहीं है. वो आप अपना R&D के ऊपर स्कोप लगाइए, देश के लिए और क्या बड़ा कर सकते हो आप उस पे जाइए. सो द डिफेंस एंट्री स्टार्ट्स फ्रॉम से 55% टू 85% का जो ब्रैकेट है, दिस इज द ब्रैकेट ऑफ यूथ हु आर मीडियोकर्स, शुड फोकस एट द राइट टाइम एंड एट द राइट एज, एंड यू शुड नो कि पूछा क्या जा रहा है और मैं जवाब क्या दे रहा हूं. और इसके बीच का जो गैप है, अगर वो गैप आप अच्छे मेंटर और गाइड जैसे मैं हूं और मेरे जैसे और बहुत सारे ऑफिसर्स हैं, इनकी मदद से आप टाइम पे डेवलप कर सकते हो. सो डिफेंस इज नॉट अ डिफिकल्ट एंट्री. देयर इज अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ एग्जाम विच यू हैव टू प्रिपेयर, एंड इफ वी हेल्प यू टू अंडरस्टैंड दैट, फॉर एग्जाम्पल नाउ एनडीए एंट्री, most of the people feel कि NDA entry is based only on maths and science subjects. It is not. You're supposed to basically know the complete environment that is around you. What does it consist? Physics, chemistry, biology and maths are your math subject. Then definitely your competitive English, and then is your general knowledge. This is the basic that is required. With this, there is another basic. Your 10th standard ka sociology and humanitarian subjects are also play a very important role. So these are your history, civics, geography, economics, polity and English and general awareness. These are the basic subjects if you are well prepared in your 12th standard, and we don't need 90% in all this. You have to pass in all this subject with 65% marks. And once you have passed your written exam and once you go for your interview test is a test which is an acid test. For that, the test is not of your general knowledge. It is a test of your personality and persona. I want to understand as an officer, will you be able to command your men? If the situation is bad, will your mind and your heart work together to help him win the battle? Will you stand there as a guide and will you lead them as a leader? So there are something known as officer-like quality. These are leadership qualities. Basic, let's start. Integrity, honesty, loyalty, hard work, perseverance, discipline, and then your inert qualities such as in the odd situation, will you stand there as a leader in front of your men and lead them? I think these are the qualities that are expected in the battlefield, because battlefield is not an area from where you can run. You have to stand there and command your men and rather motivate them to fight the battles. क्योंकि कमजोर दिल के आदमी का गेम नहीं है ये. कलेजा बड़ा होना चाहिए और कठोर होना चाहिए. हम इसकी क्वालिटीज ढूंढते हैं ऑफिसर बनने वाले स्टूडेंट के अंदर. सो स्टूडेंट को पता ही नहीं है कि मेरी क्वालिटीज क्या है. इसको प्रिपेयर किया जाता है. नोबडी कम्स, माँ के पेट से कोई सीख के नहीं आता. मैंने भी कुछ माँ के पेट से सीखा नहीं है. यू हैव टू डेवलप दीज क्वालिटीज एंड यू नीड टाइम फॉर दैट. दैट इज हाउ right from your higher secondary schools, all those who are interested should get in touch with people like me and like others who will guide you how to build these OLQs. Officer like qualities, these are basic discipline leadership qualities which you have to evolve slowly and you have to take interest in this. अचानक से आप उठ के एनडीए का एग्जाम नहीं दे सकते, आप नहीं पास हो सकते हो. अचानक से उठ के आप एसएसबी नहीं दे सकते हो, आप पक्का फेल होगे, क्योंकि आपको आपकी पर्सनालिटी क्या है मालूम ही नहीं है. किसी ने आपको समझाना है, बताना है और उसको एनहांस करना है. लाइक आई हैव अ यूनिक टेक्निक टू डू दैट. मैं किसी को कॉपी पेस्ट करने को नहीं बोलती हूं. आई डोंट से ब्लड इज रेड एंड गन इज टू किल. I want to understand what your aura and personality is and what is your basic background that you come from, and then I personally take interest in building your personality with your personal aura, and then we just enhance it and tell you how to work in a battle zone. You think corporates are not fighting battles? From the actual battle to boardroom fights that is happening in corporate, everybody is fighting battles, okay? So for me, even corporate life is also a battle zone. How you implement your talent and your innate qualities can help you to win battles even in corporate. War zones are happening even in the boardrooms. The senior leaders are fighting battles there also.
to compete with a different company, to have a war winning strategies even in corporate is so damn important. So are you focusing on that? Do you really have the mettle in you to fight these corporate battles also? सेल्स का टारगेट आपको अचीव करना है, मार्केटिंग की स्किल्स आपको अचीव करनी है, प्रोडक्शन का नंबर आपको अचीव करना है. यू हैव टू विन ओवर द बैटल्स. व्हाट आर दीज? Actual battle is much less than this. It will happen. There is a very short duration. But these battles that you people are facing in today's world, do you have the capabilities? So when we say कि you build up a personality structure of yours, that will help you to fight all types of zones and all types of battles in life. So a military mentor like me can actually help you to win over so many battles in life, you know. क्या है लड़ाई क्या है? It's a fight of persona. And if you can create an impression today, I think you are doing a much better job for the youth. So that is what is the calling that we say. पहले देश सेवा करो, एक बार देश का स्ट्रक्चर शॉर्ट पीरियड में करो, go for a short service commission, serve the country for 10 years, 12 years, 14 years, come out, you actually know how to win over so many situations in life. So the calling should be कि पहले देश सेवा करो और उसके बाद बाकी सब काम करो. Once you are a soldier, you will always remain a soldier and you will give value to the prioritization concept comes in your mind. What is the need of the hour? A Fauji will always think from the prioritizing point of view and he will tell you कि यार सबसे पहले क्या काम करना है. The focus has to be 90% that. So it is 80-20 concept. Pareto's principle says what? 80% of your time and energy should be going into the area which will give you 80% result. But होता क्या है Pareto's principle में? केवल 20% people are working on 80% focus of the company and 80% of the population is actually doing labor's job which has got a value of only 20%. So who is actually following Pareto's principle? Once a Fauji knows this, here the focus has to be on prioritize 3 top areas of work. 80% of energy should go there. बाकी सब तो काम कर ही रहे हैं. As a leader, can you focus on that area of work so that the 100% benefit comes to the company? So that is where the prioritization should happen. And maybe if you are focusing on that area and once you have gone through the selection system of Fauj, Service Selection Board is one of the most finest form of selecting people. It checks you in not just 1 or 2 areas of your talent. It is checking overall persona of you. And that is what is the need in the corporate also. So why not do it that way? Why not build your personality? Why not understand what is my in and out? The concept should be inside out. First find out what is inside me. What can I do? And then ask yourself where do I want to go? And then just bridge the gap. And then it becomes a cakewalk. You're supposed to focus on lot of things like that. मेरे पास है नहीं, मैं कर नहीं सकता बोलने से नहीं होता. कोई भी सीख के नहीं आया. सीखना है, डेवलप करना है, इवॉल्व करना है और उसको अचीव करना है. Only then you will succeed in life. 100% results वैसे ही आते हैं. So are you focused? Are you prioritizing what is the need of the hour? Do you know where you want to go? So most of the time the clarity of path is not there with the students and that is how they are getting lost. शिव सैनिक बनना है तो सच्चे शिव सैनिक बनो. झंडे लेकर के और डंडे लेकर के मत अपना टाइम वेस्ट करो. वो वेस्ट ऑफ टाइम है. देश सेवा करनी है तो जेन्युइन देश सेवा करो और अपनी जिंदगी को सही तरीके से निहारो और उसको संवारो. फौज में अगर जाते हो तुम तो 50 साल तक नौकरी कर सकते हो. देयर इज नो लॉस ऑफ योर फर्स्टली यू आर पेड वेरी वेल, यू आर लुक्ड आफ्टर वेरी वेल. इट इज नॉट ओनली योर करियर. विद यू योर 3 generations are supported by defense. Your parents, your wife, your kids, 3 generations are supported. Security of job, up to the age of 54, 56 and 58 you can serve the country. Promotions, once you are an officer you know to prioritize your job. You should never lose your promotions. The very basic message that I want to give to all the Faujis is, if you are an officer, you should actually keep looking forward for your next rank. If you keep going higher in your ranks, you will definitely do a good service to your Jawans. That should be your basic primary target. Your priority should be to achieve next rank. Focus on that. It is an achievable task. You have to prioritize your timings and your need at that moment where you are focusing on your next rank and next promotion exams and all. You have to get that. The higher you keep going up, the best results you can bring for your Jawans and your juniors. And you create an impression that yes, I have done it for myself, my junior team will also follow me and do it. Teachings happens that way only. That's way, yeah. Actually, ma'am,
अभी यूथ क्या करता है कि कौन सा भी अगर करियर चूज करना है, ओके, तो आजकल ऐसा हो रहा है कि यूथ फिलहाल जो प्रेजेंट में है वो प्रेजेंट के साथ साथ अपने फ्यूचर प्लान भी देखता है कि हाँ मेरा फ्यूचर कैसे सिक्योर है और फ्यूचर में मुझे बेनिफिट जो फैसिलिटीज कैसे मिलेंगे। ओके, सो लाइक अगर आप ये अगर आप ये बताएंगे हमारे यूथ को कि क्या बेनिफिट्स मिलेंगे, क्या पर्क्स मिलेंगे, ओके, तो ताकि वो डिफेंस में या ऐसे ज़्यादा लाइक उनका करियर बना सके और देश की सेवा कर सके, सो लाइक क्या बेनिफिट। सो मैंने पिछले 10 सालों के अंदर थोड़ा सा रिसर्च वर्क किया है टू फाइंड आउट दी सैलरी पैकेजेस। आज अगर हम यूथ की एक एज लेते हैं, 20 साल से 24 साल तक का जो एज ब्रैकेट है, उसके ऊपर अगर आप ध्यान दोगे तो कोई भी इंक्लूडिंग योर IAS, IPS, पॉलिटिकल रोल्स, योर सिविल सर्विसेज, योर गवर्नमेंट जॉब्स, योर कॉर्पोरेट लाइफ, दैट एज ब्रैकेट ऑफ 20 to 24 वाला जो है, वो कोई भी बच्चा 25,000 to 65,000 के ब्रैकेट में रहता है, एंड ही डज नॉट इंक्रीज द सैलरी बियॉन्ड 65 एंड 65 ऑल्सो। अगर आप IIMs के डॉक्टर हो और टॉपर हो, गोल्ड मेडलिस्ट हो, आप IAS ऑफिसर हो और आपने सब कुछ क्लियर किया है, अच्छे तजुर्बेदार हो और उस एज ब्रैकेट में आप बैठे हो और आप उस रुतबे के साथ उस पोजीशन पे बैठे हो, तब आपकी सैलरी होती है 65,000। बट एक फौजी को जो मीडियोकर है, 55% से लेकर के 75% के बीच का ब्रैकेट का बच्चा है और वो इसी स्कोर को लेकर के अगर फौज में घुसता है और ऑफिसर बनता है, आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स का ऑफिसर बनता है, तो क्या तुम्हें अंदाजा है उनकी सैलरी क्या होगी? द बेसिक सैलरी विल बी 1,25,000. Let's add DA in that. What is the DA today? Almost 90 to 94% is DA. Add another 1.5 lakh in that, so it's almost touching 3 lakh rupees. Let's add various types of pays and perks. If you are a flying officer, you get flying allowance, which is today almost touching 60 to 70,000. Then your city compensatory allowance, your ration allowance, your rank pay, your promotional, that concept also comes in. Every cadre that you do, every course that you do, you're paid for that course also. So if you add all this, a salary of a youngster today is definitely more than 3.5 lakh. Where is that 65,000 and where is 3.5 lakh? Why you don't understand the gap between the salaries? When do we need money? When you are young. You need a good package, a very healthy package which will look after you. And why defense pays you that, by the way? Because there are so many things that an officer is supposed to do. And if he is not paid well, how will he concentrate on the operations that he's got in his hand? So that is how defense pays you the best. So that your pay perks are looked after by defense. You are not bothered about the salary what you are getting. So that you are 100% able to focus on the task that is in your hand. And then the operations that you do, that is why we are putting in our heart and soul there. Because something is looked after by the government. And this we need it. Because लड़ाई के मैदान में हर दूसरा आदमी जाने की तैयारी नहीं रखता. अगर मैंने यूनिफॉर्म डाली है और मैं लड़ाई के मैदान में जाने की तैयारी रखती हूं, तो पेज एंड पर्क्स तो आने ही चाहिए. That creates a difference. And why not? And I am not fighting battles every day. I have served for 10 years. मुझे तो कोई गोली नहीं लगी. Every second soldier does not die in the battle. Let me tell you this, friends. Everybody who is doing is ultimately doing a table chair job. But then this is with pride and the prestige of uniform. Why not? You should also think for this. The gap that you have is you don't know. Find out what is to be known and work towards it and get it. And once you know it, just crack the exams, crack the interview and achieve it. This is an achievable task. You should have the things at the right time at the right place. And somebody should be there to help you. There are a lot of things which are happening on YouTube, Facebook and other things and all. There are a lot of officers and a lot of team who are saying ki I can train you. But you need to justify yourself by asking the right question at the right time. क्या मेरा गाइड सही है? क्या वो मुझे 100% गारंटी देता है कि मैं क्लियर करूंगा? किसी भी नत्थु गेरे के पास मत जाओ. फर्स्ट ये क्वेश्चन पूछो अपने आप को and find out, write your goals in paper. 2 years down the line, what do you want to be? 5 years down the line, what do you want to be? Your guide should help you to achieve that 2 years target now with lot of clarity. He should be telling you कि तुम कहाँ weak हो, कहाँ improvement करना है और कैसे develop करना है. And development का target क्या होगा? You should have lot of clarity there. 100% transparency. The guide should give you the 100% transparent, detailed discussions should happen, and he should give you the pathways how you can achieve it. Only then your guide is good. The decision that today's youth is making is the choice of the guide. Your guide has to be really worthy
for the target that you're choosing to achieve. If your guide is good, you walk with the guide and the guide continues to guide you once you have achieved that target. Like I have my students who are still taking decision making strength from me. They come back to me and ask me, okay, ma'am, what is the course that I'm supposed to do now? What would you think is right for me? How would you advise me to go for which course when? That is how the mentor works. The mentor is not for the exam and for the result. You continue to grow with the mentorship. We are known as life coach basically. So we continue to support our students till the life, to the higher parts of their life, achievements in life that is happening. It becomes a part of the family. Mentor and mentee relationship is not that it ends with your career achievements. You have to continuously guide them through the life path. I think that is a much bigger scope that you need to choose. So please, when you make a decision, choose the right mentor, right life coach and life guide. Only then you will sustain your results and you will get it in the time when you focused it and when you want to achieve it. That is a much bigger selection that you people have to do now. Guide sahi hai, rasta sahi hai, achievable target is nothing big. It has to be done with the help of the guide and mentor. That clarity should be there. 100% transparent pathway, very good guide and mentor who knows in and out of every type of exam and this emotional and the practical support that you needed. If you have this, I think success will be yours. Focus on that and get it. That is what is the need. डेफिनेटली ये जो है आपने बेनिफिट्स बताए, ये तो यूथ अभी ये सुन के पक्का वो देखेगी लाइक हाउ टू सेलेक्ट योर मेंटर एंड टू डेवलप योर पर्सनैलिटी, और जो बेनिफिट्स और जो पैकेजेस आपने बताए ये तो सुन के डेफिनेटली यूथ जो है वो डिफेंस में अपना करियर पक्का बनाएंगी. सो मैम मुझे ये भी जानना था लाइक अभी जब तक आप सर्व कर नेशन के लिए ओके तब तक तो आपने बेनिफिट्स बताया कि यूथ को कि क्या क्या मिलेंगे, क्या क्या पैकेज है एंड ऑल. सो मैम उनको ये भी बताइए कि व्हाट गवर्नमेंट ओके सर्व्स यू मींस गिव द perks to you after the retirement also, like what are the benefits they see after the if you are serving the country, yeah, there is a concept called pension. yeah, जो हमें पेंशन मिलती है वो क्योंकि हमने एक्टिव फील्ड के अंदर काम किया है, सो पेंशन तो हमारा हक बनता ही बनता है. सो जो आपकी पेंशन होती है वो भी इतनी कंफर्टेबल होती है कि यू मे नॉट चूज टू टेक अ सेकंड जॉब. बट देन देर आर इफ यू रिटायर एट अ पर्टिकुलर एज से लेस देन 45 अगर आप रिटायर होते हो तो यू कैन गेट इनटू अ सेकंड इनिंग like an officer like me. I moved out of the forge when I was 38, 39. So I had another 20 years of my career in the corporate. So I served the corporate and I have been very happily, started off at the senior executive positions and I have gone to a vice president positions, and presently I am the independent directors of company and executive board members in various companies. I am already there in 3 companies now. So that is my professional growth. Not only that, what we give it back to the society is we will get into a lot of CSR activities. I am part of a foundation called NAM Foundation where I am doing a CSR activities for student development and women empowerment, and this is absolutely free of cost. So giving back to society automatically happens. Your pension looks after your expenses of day-to-day life, but if you want to earn little more than that, you can go into a corporate career at a particular age of say less than 45. Even at the age of 55 you come out, you definitely get the positions of directors in the corporates because your experience, your talent is automatically weighed very heavy, and the corporate will take you as directors in the company or assistant vice presidents or presidents in companies depending upon your scope of area of work that you have done in the defense. So the outside world is also not very bad, it is fantastic rather. I would say I have lived my dreams again in the corporate also. I have fulfilled my corporate life. I am actually walking into my 3rd innings now. I had this desire to serve the country by supporting most of the youngsters to take up defense career. So I have come up with the concept of coming up with the residential integrated academy, which is known as Spacetime Gyandarshini Academy, where we train students at the right time and at the right age. The 11th and 12th students can come to us and we can train them for 2 years so that the NDA becomes a cakewalk for these students. So that age will play with them. Why age is needed here? Because I am on a mission to see my student wearing a general's uniform. I served the country when the jobs were not for a longer period, and I have put in only 10 years of service, and I moved out with the captain's rank. I want to see my student wearing a general's rank. That will be my dream come true. A girl wearing a general's uniform and a boy wearing a general's uniform. So I am on a mission to support more than 1 million students who will try and reach out to my dream coming true, So I am going to continue with my thought and going to train students, mentor students, guide students,
be a lifelong coach with them to see that my students wears a general's uniform. Then my dream will be achieved. So I am actually on a big mission. So I want my students to do that. So that will happen when I catch them at the right time and the right age. So what I am doing is I am actually reaching out to schools and colleges, junior colleges and schools, higher secondary schools, where we are doing tie-ups, we are signing MOUs to train them for 3 years in their school itself. I am already in the pipeline of having 4-5 MOUs signed up at Solapur, Kolhapur, Pune, and all these Satara, Karad, and Ramatpur and all, where I am trying to tell the schools that this is the benefit that you need to give the student. जब तक आप सपना देखने की उम्र से बाहर बच्चे को निकालोगे नहीं और सपना देखना दिखाओगे नहीं, वो कैसे देखेगा सपना? जब वो बड़ा हो चुका है और वो गलती कर चुका है, तब उसको एहसास देने की जरूरत नहीं है. जब वो बड़ा हो रहा है तब उसको एहसास दिलाने की जरूरत है, ताकि वो उस सपने के साथ जिए. क्योंकि मेरे घर में तो मेरा था, मेरे दादाजी थे, मेरे पिताजी थे, मैं पैदा हुई हूं तब से मैंने यूनिफॉर्म देखी है. और बूट का, शू का स्मेल क्या होता है, पॉलिश का स्मेल क्या होता है, ब्रासो का स्मेल क्या होता है, हाथ काले कैसे कहती है, वो हमने बचपन में किए हुए. बट आपके जैसे यूथ को, जिसमें सिविलियन में कोई नहीं है घर में फौज का, सो उनको स्कूल में मिलना चाहिए ये सब. सो आई वॉन्ट टू अप्रोच द गवर्नमेंट एंड द स्कूल्स टू टेल देम दैट have a mentor like us in the school. The crucial period is 8th, 9th and 10th. This is the development period जब बच्चा फोकस करता है अपने करियर पे. और 10th खत्म करने के बाद definitely come into an academy and join an academy like mine, where I will train you for 11th and 12th 2 years, because 2 years is a much longer time where I can develop your persona, I can develop your academics, I can develop your psychological need and even your emotional need. We exactly know what your persona is going to be. So we can train you to join defenses in the best way. And NDA is definitely the right path to do. In your 11th and 12th, if you're focusing on your NDA after 12th, the age bracket is 16 and a half to 19 and a half age. इसी एज के अंदर आप NDA सक्सीड कर सकते हो. अगर किसी मकसद से आपका ये अचीवमेंट फुलफिल नहीं होता है, तो उसके बाद आप ग्रेजुएशन के बाद भी कर सकते हो. ग्रेजुएशन करते समय आप अगर एनसीसी पे फोकस कर सकते हो, तो देयर इज अ डायरेक्ट एंट्री इनटू एनसीसी आल्सो. एनसीसी के अंदर आपने सी सर्टिफिकेट लिया है और उसके अंदर आपको अल्फा या ब्रावो ग्रेडिंग मिली है, तब भी आप डायरेक्टली इंटरव्यू जा सकते हो. उस इंटरव्यू का प्रिपरेशन मेरे जैसे लोग करा सकते हैं. और कॉलेज करने के बाद, ग्रेजुएशन करने के बाद, देयर इज एन एंट्री कॉल्ड सीडीएस एंड एफकैट. सो सीडीएस एंट्री opens the gateway for Army, Navy and Air Force, and specifically if you want to go into Air Force, there is an officers training combined entrance exam which is known as FCAT. आप उसके थ्रू भी जा सकते हो. इन तीनों का अगेन आप इंटरव्यू जो देते हो, वही जो हम इंटरव्यू सर्विस सिलेक्शन बोर्ड का होता है, दैट इज कॉमन. एनडीए के बाद भी आप सेम एसएसबी देते हो, ग्रेजुएशन के बाद भी आप सेम एसएसबी देते हो, एनसीसी से भी जाकर के आप सेम एसएसबी देते हो. तो हमारे जैसे लोग आपका सर्विस सिलेक्शन बोर्ड का जो सिस्टम है, जो साइकोलॉजिकल, इमोशनल, प्रैक्टिकल एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट का जो कॉन्सेप्ट है, वो हम अच्छी तरह से डेवलप कर सकते हैं. बट यू नीड टू चूज द राइट गाइड. You should know who is going to help you to develop you into the right person who will have all the concepts of this development at the right stage and at the right time. That is very important. अगर टाइम पे आपको मिली है, गाइडेंस मिली है, परिश्रम करने की शक्ति आप रखते हो, फोकस मिला है और अच्छा मेंटर मिला है, तो आप क्यों नहीं अचीव कर सकते? आई थिंक दैट इज द नीड. ये सोसाइटी को बताने की जरूरत है, स्कूल्स को बताने की जरूरत है, गवर्नमेंट को बताने की जरूरत है. 8th स्टैंडर्ड, 9th स्टैंडर्ड एंड 10th स्टैंडर्ड के अंदर बच्चों को सपना दिखाना चालू करना है. सो हमारे जैसे लोगों ने स्कूल में जाकर के उनको मोटिवेट करना चालू किया है. वी गो एंड रीच आउट टू स्कूल्स, डू मोटिवेशन स्पीचेस एंड ऑल. आई एम ऑल्सो अ मोटिवेशनल एंड अ कीनोट स्पीकर. आई गो टू स्कूल्स एंड मोटिवेट देम टू जॉइन डिफेंस सर्विसेज. आई हैव डन दैट इन लास्ट 20 years. My mission is to reach out to more than 1 million students. I have already crossed 33,000 students. Out of that, 174 students are already serving officers in Army, Navy and Air Force. ये मेरे पिछले 20 साल का achievement है. And I take lot of pride in telling people कि this is what is my number, that I want to make it to 3-digit number, help as many students as possible. Because my idea is not through an academy. It is through my passion. I want to reach out to students and the students should connect with me without having a barrier in between them. Okay. You can reach out to me 24/7. सो लाइक मैम, who all are eligible? लाइक आपने बोला कि आप मेंटरशिप जो करते हैं वो स्कूल्स में, गवर्नमेंट को रीच होके ऑर्गेनाइजेशंस में आप लोग ये करते हैं. तो लाइक जो बाकी के हो गए लाइक स्टूडेंट्स जो 11th 12th या फिर जो ग्रेजुएशन के बाद भी आप भी उनको लाइक ये वीडियो देखने के बाद या फिर उनको डिफेंस के बारे में टोटल नॉलेज जो आपने शेयर किया है वो देखने के बाद अगर उनको डिफेंस ज्वाइन करना हो, सो
कौन ऐसे एलिजिबल है, who are eligible for this all? Okay, so the concept of joining army is आप 6 स्टैंडर्ड के बाद एनडीए, 6 स्टैंडर्ड के बाद आप मिलिट्री स्कूल और सैनिक स्कूल के एग्जाम दे सकते हो और उसका एक सिंपल सा इंटरव्यू होता है, वो हमारे जैसे लोग गाइड कर सकते हैं। आपका जो स्कूल का करिकुलम है एनसीईआरटी की या सीबीएसई की पढ़ाई के ऊपर बेस्ड होता है, सो उसका बेसिक बुक मिलता है मिलिट्री एंट्रेंस एग्जाम बुक, मिलिट्री स्कूल एंट्रेंस एग्जाम बुक या सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम बुक। आप उसमें से प्रिपेयर करिए, आपका बेसिक सिलेबस जो है उसी के ऊपर रिटन एग्जाम होता है, उसके बाद सिंपल सा इंटरव्यू होता है। ये आप इंटरव्यू क्लियर करके आप 7th स्टैंडर्ड से भी सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल में जा सकते हैं, जिसमें आप 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th की पढ़ाई करते हैं। उसके बाद आप जब 12th दे रहे होते हैं तब आप एनडीए का प्रिपरेशन करते हैं। सैनिक स्कूल ज्वाइन कर लिया या मिलिट्री स्कूल ज्वाइन कर लिया तो आप एनडीए चले गए नहीं है। इसके बाद जब आप 12th का एग्जाम देते हैं तो आपको फिर एनडीए का एंट्रेंस एग्जाम बैठना पड़ता है, जो 17.5-16 साल से 19.5 साल तक का टाइम है। इसके बीच में आपको एनडीए का रिटन एग्जाम और इंटरव्यू क्लियर करना है। अगर आप तब भी नहीं होते हैं तो आप कॉलेज ग्रेजुएशन की पढ़ाई कर सकते हैं, इंजीनियरिंग कर सकते हैं, लॉ कर सकते हैं, उसके बाद भी आप फौज में जा सकते हैं। एनसीसी सी सर्टिफिकेट, लॉ के स्टूडेंट्स और इंजीनियरिंग के स्टूडेंट डायरेक्ट इंटरव्यू के लिए जा सकते हैं। जो बाकी बच्चे हैं जो नॉर्मल ग्रेजुएशन करते हैं वो रिटन एग्जाम देते हैं, जिसको हम कंबाइंड डिफेंस सर्विस एग्जाम बोलते हैं या एफकैट का एंट्रेंस एग्जाम बोलते हैं। तो आप रिटन एग्जाम देते हो, उसके बाद आपका इंटरव्यू का कॉल आता है। इंटरव्यू का कॉल आने के बाद आप सर्विस सिलेक्शन बोर्ड पैटर्न का आप एग्जाम देते हो, जो आप सेंटर्स में जाते हो, वहां पे 4-5 दिन रहते हो, अलग अलग तरह के टेस्ट होते हैं। उसमें आप अगर फाइनली मेरिट लिस्ट के अंदर आपका रिटन एग्जाम का स्कोर एंड आपके इंटरव्यू का स्कोर, इन दोनों को मिलाकर के फाइनल मेरिट लिस्ट बनती है। और आपका मेडिकल भी बहुत डिटेल में होता है। अगर फौज में जाना है तो आपको फिजिकली फिट होना जरूरी है, आपके हाथ पैर ठीक ठाक होने चाहिए, भगवान ने 2 आंख दी है उसका विजन क्लियर होना चाहिए, आपकी बॉडी का मूवमेंट ठीक होना चाहिए और आपका दिल बहुत बड़ा होना चाहिए, लेकिन दिमाग की शक्ति सबसे ज्यादा होनी चाहिए। सो दिमाग की शक्ति बढ़ाने के लिए जो हम ट्रेनिंग देते हैं वो केवल एक मिलिट्री ऑफिसर ही दे सकता है, और उसमें से भी जो माहिर है वही दे सकता है। सो जब आप गाइड और मेंटर चूज कर सकते हो तो ये एक गुण जरूर ढूंढिएगा कि कौन सचमुच में गारंटी लेता है कि आपको उस लिमिटेड टाइम के अंदर अच्छी तरह से प्रिपेयर कर सके। सो दैट इज अ बिग चैलेंज। यू शुड नो हु इज द राइट गाइड। Just don't go by the uniform and just don't go and do that. Please ask them specific question and you need to understand कि हर बैच में कितने बच्चे निकल रहे हैं। अभी जैसे मेरा टारगेट रहा है, मैंने पिछले 20 सालों में हर साल मेरे एक दो बच्चे हुए हैं। एक बैच के अंदर से अगर आपका बच्चा निकलता है, दैट मीन्स यू आर प्रोडक्टिव, दैट मीन्स यू आर रिजल्ट ओरिएंटेड। अगर 5 सालों में आपके 2 या 3 ही बच्चे निकल रहे हैं, दैट मीन्स दैट एकेडमी डज नॉट हैव द वैलर, द स्ट्रेंथ टू रियली डेवलप द स्टूडेंट्स। And it is not only one particular part of test. Every aspect has to be considered. आपको सब तरह के टेस्ट के अंदर पास होना है, तभी आपकी ओवरऑल मेरिट बनेगी। केवल मैथ्स और फिजिक्स के ऊपर कॉन्सेंट्रेट मत करो। आप हिस्ट्री और ज्योग्राफी में फेल हो गए तो भी ओवरऑल फेलियर हो। सारे सब्जेक्ट के अंदर 65% स्कोर करना है, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। सो प्लीज फोकस ऑन दैट। एवरी एस्पेक्ट ऑफ टेस्ट इज इंपॉर्टेंट. It is an acid test to clear every section of the test with the limited marks that you can score, and then only you will come up in the main merit list. So focus on every aspect that is needed to develop. एक ऑफिसर बनना मतलब मेरा शरीर कमजोर है लेकिन मेरा दिमाग तेज है इसलिए मैं ऑफिसर नहीं हूं। मेरा शरीर फिट है, रोबोस्ट है, मेरी मन की शक्ति पूरी है, मेरे दिमाग की शक्ति मुझे हमेशा साथ देती है, तभी मैं लड़ाई के मैदान में लड़ाई जीत सकता हूं। वी आर प्रिपेयरिंग फॉर बैटल जोन्स. You can't be weak in any sector. Every aspect has to be developed. And then graduation के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन में भी आप आगे तैयारी कर सकते हो। 27.5 तक आप फौज के अंदर जा सकते हो। ये तो हो गया रेगुलर आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स। इसके बाद पैरामिलिट्री फोर्सेस भी हैं। केवल आर्मी ही यूनिफॉर्म पहनने की जरूरत नहीं। अगर आपने CICF, CRPF, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस, देन उसके बाद बहुत सारे अदर ऐसे सिस्टम्स हैं जो पैरामिलिट्री के हैं, आप इसके अंदर भी यूपीएससी कार्डर के थ्रू एग्जाम दे करके यूनिफॉर्म पहन सकते हो और देश की सेवा कर सकते हो। ये सब हटने के बाद भी एक और ऐसा स्कोप है, अगर आपको यूनिफॉर्म पहननी है लेकिन बिजनेस करना है, दैट इज कॉल्ड टेरिटोरियल आर्मी। टेरिटोरियल आर्मी का कॉन्सेप्ट आप 39 ईयर्स तक इवॉल्व कर सकते हो। द बिगेस्ट एज ब्रैकेट दैट गिव्स यू इज 39 ईयर्स ऑफ योर एज। तब तक आप इसके अंदर आप ट्राई कर सकते हो टेरिटोरियल आर्मी में। द कॉन्सेप्ट इज आप 2 महीने यूनिफॉर्म पहनो और 10 महीने अपना बिजनेस, अपना धंधा या अपना काम या अपना खेती बाड़ी कर सकते हो। 2 महीने के लिए आपको यूनिफॉर्म पहननी होती है। दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ टेरिटोरियल आर्मी। अगर यूनिफॉर्म से इतना प्यार है तो आप टेरिटोरियल आर्मी में भी जाके सर्व कर सकते हो। 5 साल नौकरी करो, 10 साल नौकरी करो, रैंक लो,
और उस रैंक की इज्जत और अहमियत आप समझ सकते हो एक बार यूनिफॉर्म पहनोगे तो ये मेरा कॉन्सेप्ट केवल डायरेक्ट डिफेंस एंट्री के लिए नहीं है। सो आप छोटी उम्र में 7th स्टैंडर्ड में अगर आप हो, 7th स्टैंडर्ड का बच्चा होता है 7 साल पढ़ाई के और 5 साल उम्र के, तो टोटली 13-14 साल के बच्चे होते हैं वो सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल में घुस सकते हैं। उसके बाद 16.5 से 19.5 साल के बच्चे आप आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स के अंदर एंट्री ले सकते हो थ्रू एनडीए और थ्रू टेक्निकल एंट्रीज। अगर आपने 12th साइंस लिया है और आपको अच्छे नंबर आए हैं, आपका जेई का परसेंटाइल अच्छा है, तो आप डायरेक्ट डिफेंस के कॉलेजेस के अंदर जाके भी इंजीनियरिंग कर सकते हो, विच इज फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको इंजीनियरिंग करनी है, डिफेंस के कॉलेजेस में जाके इंजीनियरिंग करिए और आपके चॉइस का सब्जेक्ट मिलता है। अगर आपको मरीन में करना है तो आप मरीन में जाइए, मैकेनिकल में करना है मैकेनिकल में जाइए, इलेक्ट्रॉनिक्स करना है इलेक्ट्रॉनिक्स में जाइए, टेलीकम्युनिकेशन में करना है तो आप उसमें जा सकते हैं। तो ये सारे सिस्टम्स है फौज में। आप 12th के बाद इंजीनियरिंग करने के लिए भी फौज में जा सकते हैं, जिसके लिए अगेन एक टेक्निकल एंट्री फॉर्म है, वो आपको वो फिल करना है और इंटरव्यू देना है। सो ये हो गया 16.5 से 19.5 साल की लाइफ। देन उसके बाद आती है 19.5 से 24.5 साल की, जब आप ग्रेजुएट हैं। तो इसमें भी आप डायरेक्ट एसएसबी जा सकते हैं, लॉ के स्टूडेंट, इंजीनियरिंग के स्टूडेंट और एनसीसी के स्टूडेंट जिनके पास सी सर्टिफिकेट विद ए ग्रेड है या बी ग्रेड है, आप डायरेक्ट इंटरव्यू जा सकते हैं। नहीं तो आप रिटर्न एग्जाम क्लियर कीजिए, सीडीएस है, एफकैट है, उसके बाद इंटरव्यू दीजिए, एसएसबी क्लियर कीजिए, फाइनल मेरिट में आइए और आपको अपने आप कॉल लेटर मिलेगा। पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद भी आप लोग जा सकते हैं, एमटेक, बीटेक, इवन डॉक्टर्स लोग, आपने डॉक्टर्स की डिग्री पा ली है, आपको फौज की वो करनी है, सेवा करनी है, डिग्री मिलते ही आपका रजिस्ट्रेशन नंबर आते ही आप उसका भी इंटरव्यू दे सकते हैं। एक सिंपल सा रिटर्न एग्जाम होता है, वो क्लियर करना है और इंटरव्यू देना है। आप एज अ डॉक्टर भी फौज के अंदर सर्विस कर सकते हैं। सो कॉन्सेप्ट केवल एनडीए और सीडीएस का नहीं है, देयर आर अलग अलग तरीके से आप फौज में जा सकते हो। ये बहुत कम लोगों को पता है। मेरा कॉलेज और स्कूल्स में जाके मोटिवेशन लेक्चर देने का मुद्दा ही ये है कि मैं आपको अलग अलग तरीके के सिस्टम्स बताऊं ताकि आप फौज में जाएं और उसका मैक्सिमम बेनिफिट उठाएं। इसीलिए मैंने ये बेड़ा उठाया कि मैं मोटिवेशन लेक्चर्स स्कूल्स एंड कॉलेजेस में करूंगी और जितने ज्यादा लोगों को हो सकता है मैं उतने लोगों को बताऊंगी। So I am actually on a mission where I say कि I want to reach out to as many students as possible so that बाद में ये ना लगे कि अरे मुझे पता ही नहीं था, मेरी उम्र चली गई और मुझे पता ही नहीं था। So please focus at the right time and at the right age। और अच्छा मेंटर उस समय अगर आपको मिल गया तो हो सकता है कि आपकी जिंदगी संवर गई, आप यूनिफॉर्म जरूर पहनोगे। It is an achievable task, it is not difficult, it is a very simple task। सही टाइम पे सही गाइडेंस और सही चीज अगर मिल जाए तो आई थिंक इट इज अचीवेबल। मैंने कोई बहुत बड़ा तीर नहीं मारा है फौज में जाके, मेरे को गाइडेंस था, सपोर्ट था, टाइम अच्छा था, मैंने मेहनत की है। देयर इज नो शॉर्टकट टू सक्सेस, मेहनत तो आपको पूरी करनी है। देयर आर नो शॉर्टकट्स एब्सोल्युटली फ्रेंड्स, एंड देयर इज नो शॉर्टकट टू सक्सेस। यू हैव टू फोकस, यू हैव टू पुट इन द हार्ड वर्क, यू हैव टू अचीव द टारगेट्स टू रिजल्ट्स, ओनली देन इट इज डूएबल। सो प्लीज फोकस ऑन इट एट द राइट टाइम and get the right mentor. I think that is what is the main aim. So my academy today, what we are doing is we are guiding students right from the school age itself, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th, graduation, post graduation. All these systems are there where we reach out to students, help them out. Schools में जा रहे हैं, colleges में जा रहे हैं, motivation lectures कर रहे हैं. The idea is to spread the knowledge, spread the information. कभी किसी को जरूरत पड़ेगी, please you can reach out to us. Our phone numbers are there. We are sharing everything. I am available on all types of digital media. Please reach out to me. I am there to help you. एंड मैम अभी थैंक यू फॉर दिस इन्फॉर्मेशन, क्योंकि यूथ को अभी विजन क्लियर हुआ रहेगा और उनको ये इन्फॉर्मेशन मिला है तो डिफेंस अपना करियर पक्का चूज़ करेंगे। तो मैम मुझे जानना था कि स्कूल्स में जो आप करते हैं मेंटरशिप वो तो लाइक इट्स अ ग्रेट, बट जो यूथ है अगर उनको डायरेक्टली ये जानने के बाद कि डिफेंस कितना बेनिफिट है और कितना बेनिफिशियल है, तो उनको अगर ज्ञान दर्शन एकेडमी जो है वो डायरेक्टली अगर ज्वाइन करना है तो उसके लिए क्या? So we at Gyan Darshini Academy, we reach out to students by making motivation lectures and all, and we help them to spread the information what all at what age bracket is required. So उसमें से अगर किसी स्टूडेंट को मदद की जरूरत है, कुछ नॉलेज की जरूरत है, so we reach out to them and our telephone numbers are available at all these places. They can reach out, the parents can reach out to us and we will help them. So after 10th, if student want to choose a defense career, we have a residential integrated academy where we help you to do your 11th and 12th science studies with us through an integrated program. We will prepare you for the complete written exam pattern for NDA and for various types of other studies that is required. We help you to complete your written exam, your physical fitness, your psychological fitness, your emotional fitness and your personality development.
इन 2 सालों के टाइम के अंदर हम ये पूरा का पूरा जो ऑफिसर स्ट्रक्चर है वो डेवलप कर सकते हैं। आपको एक इंसान से एक ऑफिसर कैटेगरी में जाने का पूरा तजुर्बा और एक्सपीरियंस दे सकते हैं। जैसे ही आपका 12th खत्म होता है, जैसे आप बोर्ड एग्जाम देते हो, मार्च में आपके बोर्ड एग्जाम खत्म हो जाते हैं, अप्रैल के अंदर आपका फर्स्ट अटेम्प्ट होता है। दिस फर्स्ट अटेम्प्ट कुड बी एन एग्जाम्पल अटेम्प्ट फॉर यू और एन एक्सपीरियंस अटेम्प्ट फॉर यू, एंड इन द मंथ ऑफ अक्टूबर with lot of pride you can clear your second attempt, and by the next year itself in the June month you can join the academies and start your training. In less than 1 year you can clear your exam if this type of training is given to you. And we not only prepare you for your academics, we also prepare you for your physical development, emotional development. We also have system like karate, meditation, horse riding, swimming, even gymnastic. And the ustads who are there with us are army trained ustads who will build a true soldier out of you. So physical fitness has lot of importance in our sector, in our area of training. If you are physically fit, emotionally strong, only then you will be able to appear in the exam. So there is an agility factor which is in you. The attitude and aptitude, both these things should be controlled by you at a right time. If your aptitude is there to prepare, but if your attitude and your biological system is not supporting you, you will never become an officer. So becoming an officer is overall development. आप सोचते क्या हो, करते क्या हो, बोलते क्या हो, इन तीनों का मिश्रण जब मिलता है तभी एक इंसान एक अच्छा ऑफिसर बनता है। तो ये तीनों को एक साथ फोकस करना और उसको ट्रेन करना और गाइड करना और एनहांस करना, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। सो इसीलिए हमारी जैसी एकेडमी आपको काफ़ी ज़्यादा मदद कर सकती है और आपका अचीवेबल टारगेट कैन मेक इट अ ईजी वे टू अचीव इट। इट विल नॉट बी वेरी डिफिकल्ट। आप 12th के एग्जाम देने के बाद अगर आप प्रिपेयर करना चाहते हो तो उसके लिए भी हमारे पास 4 मंथ का क्रैश कोर्स है। हम उसके अंदर भी पूरा रिटर्न एग्जाम और आपकी एसएसबी ट्राई करते हैं, पूरा प्रिपेयर करवाते हैं। अगर आप 12th में आने के बाद आप फोकस करना चाहते हो तो भी आपके पास टाइम है। सो आप 12 महीने से 18 महीने के अंदर भी आप एग्जाम क्लियर कर सकते हो, क्योंकि 19.5 इज योर डेडलाइन एज। सो यू स्टिल हैव टाइम। 18 months is also a time, but we request the students to come to us with enough time of 2 years, and we want to request the student to come to our residential academy so that we prepare you well. बॉडी के ऊपर स्ट्रेस बहुत मायने रखता है। अगर हम किसी भी चीज़ को क्रैम्ड अप पोजीशन में कराने की कोशिश करें तो फिजिकल स्ट्रेस विल बी मोर ऑन योर बॉडी। सो यू हैव टू इवॉल्व ओवर अ लॉन्गर स्ट्रेच ऑफ टाइम, एंड 2 years is a good time to develop your setup. 4 major sectors of your development: physical, psychological, emotional and academics. ये 2 साल के टाइम में हम आसानी से डेवलप कर सकते हैं। अगर आप टाइम खो चुके हो, 12th पास हो गए हो, तो 4 महीने के क्रैश कोर्स में आओ और उसमें भी ये डेवलप किया जा सकता है। Anything which is done more than 21 days becomes a habit. To form an habit, you need a structured plan to be followed for 21 days rigorously. And if you achieve that in 4 months, we will build you. become an officer again. Even after graduation, we would still like to emphasize on this 4-month plan. ग्रेजुएशन के बाद भी आप 4 महीने आइए, 4 महीने में डेवलप होइए और 1 साल में एग्जाम दीजिए। For interviews, the timeline is only 30 to 35 days, but you have to be with us so that I understand you in and out. आपका कंप्लीट पर्सोना, कंप्लीट थॉट प्रोसेस मुझे अच्छी तरह से मालूम होना चाहिए, तभी मैं आपकी पर्सोना को एनहांस करके ऑफिसर लाइक बना सकती हूँ। So that is very important. So we need to focus on these areas. That is why, irrespective of location and area, we request the students to come under organic trainings, come under the institute and stay with us so that we understand you and you understand the complete system of training and evolve as a better person. Once you have evolved as a better person, clearing exams and interviews will never be difficult. You will clear all types of interviews and all types of exams in your lifetime. So we want to we want to be your life guide, and we want to help you to achieve success in all targets that you want to focus on. So you are most welcome to join Space Time Gyan Darshini Academy. मैम, जैसे मैंने सुना दैट आपका नाम का एक बुक है जो जिसके आप ऑथर Yes. है, दैट बी द हीरो ऑफ योर। Yes, I have written a book. के बारे में कुछ बताइए। Yes. So actually, I was very passionate about my father helping me out in defense, and some of the army officers whom with I've served. So when I retired and when I hung my uniform, when I started motivating students, I felt कि यार कुछ तो मिसिंग है। जो मेरा जैसा डेवलपमेंट हुआ है वैसा बहुत बच्चों की लाइफ में नहीं है। जब आप बच्चों से इंटरेक्ट करते हो, अभी जैसे फॉर एग्जाम्पल देयर इज अ गर्ल हु इज कम टू मी, शी वांट्स टू क्लियर अ CDS and FCAT. नाउ शी वांट्स टू बिकम एन एयरफोर्स पायलट, बट बेस ही नहीं है उसका।
10+2 के अंदर उसका जो साइंस होना चाहिए था, फिजिक्स एंड मैथ्स होना चाहिए था, उसके पास शी इज एन आर्ट्स एंड अ कॉमर्स स्टूडेंट, सो शी कैन नेवर बिकम अ पायलट. सो दिस इज वेयर द लकुनाज आर. ये दीज आर द ब्लैक होल्स. अगर मैं 8th स्टैंडर्ड से बच्चे को पूछती हूँ कि तुम्हें क्या बनना है और वो मुझे पूछता है कि मुझे पायलट बनना है, मैं उसको ये बोल सकती हूँ कि बच्चा साइंस ले. 10th एंड 11th एंड 12th के अंदर फिजिक्स एंड मैथ्स जरूरी है अगर पायलट बनना है. सो एटलीस्ट वो गाइडेंस टाइम पे मिला है उस बच्चे को. अभी इस ग्रेजुएट बच्ची को मैं क्या बोल सकती हूँ कि तुम पायलट तो नहीं बन सकते बच्चा, एयरफोर्स की यूनिफॉर्म जरूर डाल सकते हो, कमर्शियल फ्लाइंग के लिए जा सकते हो, आप सिविल पायलट बन सकते हो, यूनिफॉर्म वाला पायलट तो नहीं बन सकता, क्योंकि ये गैप आ गया बीच में. और इसका कोई करेक्शन नहीं है. आपकी उम्र जा चुकी है, आपका समय जा चुका है, आप वापस जाके 12th नहीं दे सकते और एयरफोर्स के पायलट तो बन ही नहीं सकते. सो दैट इज वाई द राइट टाइम पे गाइडेंस की जरूरत है. आई स्टार्टेड राइटिंग अबाउट एन ऑटोबायोग्राफी अबाउट डैड, आई डिड इट. My father always wanted his sons to wear uniform, but my 2 brothers did not join फौज because मेरी मम्मी ने उनको बोला कि नहीं फौज बहुत हो गई, और वो शायद मान भी गए. They did not take the career. But कोई तो एक जिद्दी था, किसी का तो मिलिट्री दिमाग था घर में, और being daddy's baby, I think I took on that responsibility to wear uniform. And with lot of pride I say कि dad, I did it. That is what is the name of my autobiography that I'm writing. But it is only half done. क्योंकि उसमें emotions हैं, concepts हैं, experience हैं, and I want to write it with lot of emotional connect. So I was not able to finish that book. When I did my Passionpreneur का program, so my leader told me कि यार book तो 30 days, 60 days, 90 days में finish होनी चाहिए. Do you have a plan for your book? I said no, my book will not finish in 60 days or 90 days. I'm writing an autobiography. So he says, I am not asking for an autobiography. Something that you can give back to society. Can you give a handbook to them? So I said, yes, I can do that. That is a time when I sat and jot down my experience, how to write, how to develop, and how to evolve. So these are the concepts that I've written in this book. This is the book which is going to tell students that how to prepare. The chapters that I've mentioned in this book are clearly the evolving chapters, what I had the basic questions, you know. I can just refer to the chapters and help you out in understanding. Like how this book is going to help you. I have first written about that. Then I have spoken about what is SSB all about. What is the self ka concept? What is the concept of self? Then I am helping students ki what are the OLQs? How you can develop. OLQs should start evolving from 8th, 9th, 10th standard. That is the time when OLQs should start working. Concept of self should start from that moment. एक 9th स्टैंडर्ड 10th स्टैंडर्ड के बच्चे को पता होना चाहिए कि मैं क्या हूं. लेकिन ये तो कोई सवाल ही नहीं करता, आज कोई पूछता ही नहीं है. जब तुम एसएसबी की तैयारी के लिए आते हो तब पूछा जाता है, अरे व्हाट इज योर पर्सनालिटी, व्हाट आर यू, टेल मी समथिंग अबाउट यू. दैट्स नॉट द थिंग. अ चाइल्ड हु इज ग्रोइंग शुड नो कि व्हाट इज मी एंड वेयर आई वांट टू गो. आई थिंक दैट इज अ बिगर एम व्हेन द सक्सेस कैन हैपन इजीली. वी शुड फोकस ऑन दैट. देन कॉन्सेप्ट ऑफ द साइकोलॉजी बिहाइंड द एसएसबी. SSB is not the difficult task. It is a test of personality. You don't have to prepare your personality. You should know your personality. And there is no preparation once you know your personality. It's a test of yourself. SSB is the most easiest thing to know. Only if you know yourself. That is why it is called a test of personality. So if you know yourself very well, you will clear it. Then understanding what are the different types of entrance exams, what are the subjects, how to prepare it, what all is required. Then I have also spoken about attitude and aptitude. Attitude is your physical appearance, your style, your showcasing persona that you showcase. But what is aptitude? Aptitude is knowledge and inert quality that you have developed through your life experience. So the aptitude should be above your head and attitude should always be below your boots. Because you should not show your style, you should show your talent and you should work towards your experience. So aptitude should always be higher than you and you should focus on your aptitudes and your attitude. If you can keep it under your heel and keep pressing it so that you are showcasing not your style and aura. People should feel that you are good, but you should never show that you are good. I think that is what is a bigger thing that I am talking about. Then thereafter I have also mentioned in this book what are the different types of entries into defense. What are the types of exams? Paramilitary entries. I have mentioned all of them. There are 9 types of paramilitary entries which you can achieve. Not only that, aviation course. How you can become a pilot in Army, Navy and Air Force. I have mentioned that also. Not only that, NSG and other services. In spite of all this, if you have become age barred, you are 27 and 28 now
and you still want to wear uniform. I have also spoken about paramilitary forces and then territorial army. Territorial army is an area where you can serve with your jobs. That is also a doable thing. So this book I have already published in 3 languages. This is in Hindi, Marathi and English. So this book will help all the students who do not have a mentor to reach them. गांव का बच्चा भी ये बुक Amazon या Kindle से खरीद सकता है और इसको पढ़ सकता है एंड अपना पर्सनालिटी डेवलप कर सकता है. दैट इज द आइडिया ऑफ कमिंग अप विद द हैंडबुक. दिस कैन बिकम एन हैंडबुक to all the schools and colleges. They can buy and keep it in their library. If students are not able to buy, I think all the teaching education institutes should have this book. My book is, the English version is already in the bestsellers on Amazon. So it's already in the bestsellers list. It reached to level of 3 and 4 in the booksellers, this thing. So this is already there and you can buy the book. It is available on Amazon. So ma'am, at the last, that what message you want to give to the youth? क्या आप message देना चाहते हैं youth को? So the deeper message that I want to give to student is, एक छोटी सी वो है, कहावत है जो मैं हमेशा अपने आप को याद दिलाती हूँ. खुद को कर बुलंद इतना कि खुदा बंदे से पूछे बता तेरी रजा क्या है, बता तेरी रजा क्या है. And there is definitely no shortcuts in life. There you have to put in lot of hard work and nothing comes without hard work. And success will come only when you put in 100% of your this thing. There is definitely no shortcuts in life. You have to put in, you have to dream big, you have to have a good mentor who will help you to succeed through your life at the right time and at the right stage. I think success will always be yours, and blessings like mentors like us, it is always there with our students. So go, dream big, live life king size, and then be happy and spread happiness around you. That is what is the deeper message that I want to give it to the students. Thank you so much, ma'am. Thank you. It was a great meeting. Absolutely, and pleasure. And thank you for sharing the Yes. valuable Thank you so information. much.